तो चलिए क्वेश्चन नंबर 201 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभिकथन ए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है कि निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। सवाल ये पूछता है कि एक अध्यापिका जो अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपको एक काम दिया गया, क्या काम दिया गया कि आप यहाँ पर जाकर के पीडीएफ और नोट्स पढ़िए, ठीक है, पीडीएफ और नोट्स जाकर के यहाँ पर पढ़िए वेबसाइट पर। और यहाँ पर जाने के बाद आप पढ़ते हो और उसके बाद आप खुद क्या करते हो, खुद बोलना स्टार्ट कर देते हो, अपने आप में बोलना स्टार्ट कर देते हो। कहने का मतलब कि अरे इसका तो ये होगा। और जैसे मान के चलो कि कभी आप कोई भाषण देने जाते हो तो आप खुद प्रैक्टिस करते हो। कैसे प्रैक्टिस करते हो? बोल बोल के प्रैक्टिस करते हो। क्यों बोल बोल के प्रैक्टिस करते हो? क्योंकि आप अपने आप को प्रोत्साहित करते हो। कभी भी देखो, कोई भी भाषण देने वाला व्यक्ति एक बंद कमरे में अपने कहीं ना कहीं जो एक आर्टिकल हो या फिर जो भी चीज़ वो बोलना चाहता हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस वो बोल बोल के ही करता है और खुद से, किसी के सामने नहीं, खुद से बोल बोल के प्रैक्टिस करता है। तो इस चीज़ को समझिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं यार ऐसी चीज़ नहीं होती। ऐसी चीज़ होती है भाई, तभी तो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं ये अपने वाइगोत्स्की साहब, कि बच्चे अपने आप को मोटिवेट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो राइट आंसर हो गया कि अगर कोई काम कर रहे हो और कोई प्रोसेस में हो, कोई कुछ सोच रहे हो और उसके बाद आप खुद से बात करना स्टार्ट करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोला जाता है कि जब खुद से आप बात करते हो प्राइवेट स्पीच में, तो उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधा है, ऐसा नहीं है। आप भाषण देने जा रहे हो, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि 100 लोगों के बीच में आप कुछ बोलने जा रहे हो, तो वहां पर ज्ञान का लेवल चेक किया जाता है, क्योंकि वहां पर हो सकता है बेहोश हो जाओ अगर ज्ञान का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है तो सिंपल सी बात है कि ये वाला तो आंसर नहीं होगा। तो जब दूसरा नंबर का गलत है तो यहाँ पर पहला नंबर का सही है, तो ए सही है, आर गलत है, ये राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 3 राइट आंसर। 202 अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं किस वजह से होती है? केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात की जा रही है। अब देखिए, अधिगम स्तर, आपके सीखने का स्तर जो है हर व्यक्ति में अलग अलग है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10 मिनट के अंदर इन सभी चीज़ों को देख सकता है, कोई व्यक्ति 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर, कोई व्यक्ति जो नया नया है हो सकता है 1 घंटे का टाइम ले। तो ये किस वजह से हो सकती है? तो केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से। ऐसा है कि क्या केवल बच्चा ही जिम्मेदार है? ठीक है, बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हो सकता है बच्चे के अंदर कोई ऐसी दिक्कत हो जिसकी वजह से वो टाइम ज़्यादा लेता हो, या इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वो बहुत कम टाइम लेता है। केवल वातावरण ही जिम्मेदार है कि उसकी वजह से ही बच्चा जो है उसको अच्छा कहीं ना कहीं परिवेश मिल जाता है तो बच्चा अच्छा कर पाता है, अच्छा परिवेश नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं कर पाता है, ऐसा है क्या? या फिर व्यक्तिगत और वातावरणीय? मुझे उम्मीद है कि आपने सी आंसर दिया ही दिया होगा, क्योंकि जब तक आप देखोगे कि वातावरण और बच्चा नहीं मिलेगा, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, अंतःक्रिया नहीं करेगा, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि इस चीज़ के बारे में आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा अधिगम का लेवल क्या है। कभी भी आपसे पूछा जाता है आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि आपका वातावरण क्या है। सबसे पहले पूछा जाएगा आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तो आप कौन हो व्यक्तिगत और कहाँ से आए हो वो आपका वातावरण है। इन दोनों को मिला करके आपका यहाँ पर अधिगम का स्तर चेक होता है। तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है। चलिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे क्या कहेंगे? आप, यहाँ पर आप हैं, ठीक है, और एक और बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों की मैं कभी भी तुलना नहीं करना चाहता। जब तुलना नहीं करना चाहता और मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप लोग कैसा ग्रोथ कर रहे हो, कितना बढ़िया सीख रहे हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? किसी तरीके का ऐसा नहीं टेस्ट लूंगा। होता है, आज भी होता है स्कूल्स में कि टेस्ट लिया जाता है, वो तो नेचुरल सी चीज़ है, वो ली जाएगी टेस्ट। लेकिन क्लास 5 तक तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप टेस्ट लेकर के इस चीज़ के बारे में बात करो, क्योंकि उस समय बच्चे जो हैं सेंसिटिव होते हैं। अगर उनसे टेस्ट लिया जाए और नंबर कम है तो हो सकता है कि वो स्कूल जाना बंद कर दे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत टफ चीज़ है पढ़ाई लिखाई। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी। टीचर को भी क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टूडेंट क्रिएटिव होगा उससे काम नहीं चलेगा, टीचर का भी क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वो क्रिएटिव मूल्यांकन करेगा। अब बच्चे से भी कुछ क्रिएटिविटी के जैसे कि क्वेश्चंस पूछे गए, अब क्रिएटिविटी में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। अब मान के चलो बच्चों को 100 तक की यहाँ पर क्या सिखाई गई है, काउंटिंग सिखाई गई है,
ठीक है। तो अब बच्चों से ये नहीं पूछा जाएगा कि 20 + 60 कितना हुआ, एक पेपर में टेस्ट दो, एक 17/37 17 + 37 हुआ कितना है, इसको टेस्ट दो कॉपी में, ऐसा नहीं। क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर बच्चे से पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि मान लो कि तुम्हारे पास 20 आम हैं और 30 आम और ऐड कर दिया जाए तो बेटा बेटा कितना हुआ। ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से जब करेंगे ना, क्रिएटिव टीचर करेगा और बच्चे इस तरीके से क्रिएटिव एक्टिविटी करेंगे, तो वहां पर समझना आसान हो जाता है कि हाँ, अगर वो बताता है कि 20 और 30, बच्चा बोलता नहीं है तो समझ जाइए कि अभी कमी है। ठीक है, उसको सुधारने की जरूरत है। और अगर बता देता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आप आगे बढ़िए। चलिए, आंसर जो होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। चलिए, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बहुत अध्यापिकाएं हो चुकी हैं यहाँ पर, आप देखो कि ये बार बार हर प्रश्न में एक अध्यापिका जी आती हैं और इस चीज के बारे में बात करती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये देश के लिए बहुत अच्छी संकेत है। ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए, जैसे कि मैं हूं, मैं तो खैर अध्यापक हूं, तो मैं अगर अपनेपन की भावना आपसे विकसित करना चाहता हूं कि आप मुझे अपना मानते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्यों आप मुझे अपना मानेंगे। मैं ऐसा करूं कि रूढ़िवादिताओं को सक्रिय करूं, रूढ़िवादिताओं को सक्रिय करूं कि अरे लड़कियां कहाँ से आ जा रही हैं भाई, अध्यापिका बार बार बन जा रही हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, घर में रहना चाहिए अध्यापिकाओं को, औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए। इस तरीके की बातों को मैं प्रमोट करूं क्या, तो ऐसे तो फिर हो गया मेरा काम। ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, सक्रिय तो नहीं करना है, रूढ़िवादिताओं को निष्क्रिय करना है, ये सारी चीजें बेकार है। ठीक है। केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहार मनाए, जिस देश में आप रहते हो पता चले कि उस देश में जिस जिस धर्म के लोग ज्यादा हैं उसी के त्योहार मनाया जाए, जो माइनॉरिटीज हैं उनके त्योहार को न मनाया जाए, तो ये भी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। किसी ऐसे देश में हो, मान के चलो कि ऐसे देश में हो, जैसे कि मान के चलो कि मैं अमेरिका चला गया, ठीक है, चाहे इंग्लैंड चला गया, वहां पर क्रिश्चियन ज्यादा हैं। अब हम सिर्फ वहां पर क्या बोलते हैं, क्रिसमस मनाएं और वहां पर होली दिवाली हम ना मनाएं, तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर वहां के टीचर जब क्रिसमस ही मनाएंगे और होली दिवाली नहीं मनाएंगे, तो वो टीचर हमें अपने और अट्रैक्ट कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। जैसे कि हमारे बहुत सारे यूपी के स्कूल में ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ो उस चीज के बारे में। गौण समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें। गौण समझे जाने वाले मतलब कि गौण क्या होता है, आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें से एक होता है मुख्य नियम होता है, ठीक है, और एक होता है गौण नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो मुख्य के अलावे जो नियम होते हैं वो गौण नियम होते हैं। तो गौण समझे जाने वाले मतलब कि जो मुख्य नहीं है, द्वितीय की बात की जा रही है। गौण समझे जाने वाले समूह, दूसरे समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा कर देना। ठीक है। तो मान के चलिए कि कोई ऐसा धर्म है जो कि यहाँ पर देखो कोई ऐसी जाति है, कोई ऐसा समूह है जो कि वहाँ पर कहीं डोमिनेट करता हो, प्रभुत्व हो उसका, लेकिन उसके अलावा जो भी बच्चे आते हैं, जो भी समूह से आते हैं, उनको कहना कि यार तुम पीछे बैठा करो, तुम लोग इस तरीके की बात मत किया करो, तुम लोग सवाल मत पूछा करो। ठीक है। तो इन सभी चीजों को भी अनदेखा कर देना है। तो ये क्या है कि आप अपनेपन की भावना नहीं ला पाएंगे, उसको अनदेखा नहीं करना है। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करना चाहिए। तो देखिए, विविधता मतलब क्या है, अनेकता में एकता। बहुत सारे बच्चे हैं, जाति धर्म से बच्चे हैं और उनके अंदर अलग अलग चीजें हैं, कोई बच्चा चिकन खाता है, कोई बच्चा चिकन नहीं खाता है, तो सभी का सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि चिकन खाते हो तुम हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा तू। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। अब व्यक्तिगत भिन्नता है, अलग अलग कल्चर है, उस हिसाब से अब जब बच्चा अपने अपने कल्चर में सीखता है तो उसकी गलती तो है नहीं, जो सिखाया जाता है वही सीखता है, खाना पीना चाहे जीना। तो वो सारी चीजें ना बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और इससे बच्चे के अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो जाती है। तो उनका सम्मान करना है, उनके साथ हीन भावना नहीं रखनी। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को निपटाते हैं भाई। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है। विचारों की अनान्यता, परसंज्ञान, स्व पूछताछ, स्व आकलन, सुझाए गए संसाधन का मुख्य मूल्यांकन। ठीक है। तो अनाम्यता मतलब क्या होता है, रिजिड, मतलब कि जो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। अब रिजिड मतलब कि जो एकदम ऐसा हो जो अपने कहीं ना कहीं स्थिर हो। ठीक है ना, वो उसको चेंज नहीं किया, हिलाया नहीं जा सकता उसको। तो आप जब क्रिटिकल थिंकिंग की अगर बात करोगे दोस्त, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग में आप ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग में आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
ये एक समस्या है, इसका समाधान यहाँ नहीं मिला तो ऐसा नहीं अरे इसी समस्या का समाधान यही होना चाहिए, नहीं, छोड़ो उसको, यहाँ पर आओ, इसमें भी नहीं मिलता है, यहाँ पर आओ, इस समाधान से समस्या को निपटाने की कोशिश करो, ये समाधान निपटाओ। लेकिन आप एक समस्या के समाधान पर अगर रुक गए कि नहीं इसी तरीके से मैं समस्या का समाधान करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपकी बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई और यहाँ पर आपकी बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई और यहाँ पर जाना है आपका पेट्रोल पंप है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। हो सकता है आप किसी को फोन करके किसी को बुलाओ, हो सकता है आप पैदल जाओ यहाँ पर। तो आपने क्या किया कि नहीं, अपने दोस्त को फोन कर दिया कि भाई आजा, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा चौक दे देना, धक्का दे दोगे तो मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच जाऊंगा, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब दोस्त ने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पर ये भाई साहब पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं कि अभी मेरा दोस्त आएगा, मेरा दोस्त आएगा, मेरा दोस्त आएगा। उसको बोला जाए भाई चल लो पैदल, किसी और से ले लो, नहीं मेरा दोस्त आएगा, मेरा दोस्त आएगा। तो अब इस तरीके के जो विचार है ना कि दोस्त आएगा, दोस्त आएगा, दोस्त आएगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग के उदाहरण नहीं है। आपको वहां पर इंस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए, इंस्टेंट चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत फैसले लेने पड़ेंगे। वो होता है क्रिटिकल समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है। और ये तो अभिसारी चिंतन हो गया कि एक ही समस्या का एक ही समाधान आप ढूंढ रहे हो। आपने अपने दोस्त को बुलाया, अच्छी बात है। अब आप सोचोगे कि वो आ जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या सोचेगा, तो ये आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे हो ही नहीं ना फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत है और कोई उनसे सहायक नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है, आंसर वही है। आंसर नंबर फर्स्ट, परासंज्ञान कॉग्निटिव बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि होना चाहिए। स्व मूल्यांकन कर रहे हो वो भी अच्छी बात है। सुझाए गए संसाधन, अगर मैंने कोई ऐसी चीज बताया जैसे कि ये देखिए पीडीएफ मैंने बताया, नोट्स बताया, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो उसका मूल्यांकन जाके करना पड़ेगा। अगर क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे हो तो मूल्यांकन करोगे आखिर वाकई मिल क्या रहा है। और आपने वही वाली बात है कि आपने छोड़ दिया है, छोड़ो यार, ऐसे तो 36 हैं, 36 देते होंगे भाई, लेकिन आपको मूल्यांकन करना है कि सही कहाँ और गलत कहाँ है, राइट आंसर। तो फिलहाल के लिए आंसर नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की जरूरतों को पूरा करती है? विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, बिल्कुल फैक्ट है। जो बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं और वो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में ऐसा फील करते हैं कि यार मुझे ना थोड़ा सा ऐसे जगह पर पढ़ना चाहिए जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ते हैं और उससे देख देख करके बच्चा सीखता है, तो समावेशी शिक्षा उनके लिए है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बैठ करके चीजों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। भावात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, ऐसे बच्चे जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा टूटे हुए होते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा हैप्पी भी हो सकते हैं, और वो बच्चे भी समावेशी शिक्षा में जाकर के बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी फील करते हैं अपने आप में। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दबे कुचले वर्ग से आता है, जिसके माता पिता ने हमेशा गरीबी और जलीलत सही है, और वो बच्चा हमेशा से डरा हुआ फील करता है अपने आप में, और वो चाहता है आगे बढ़ना। अब वो आगे बढ़ना चाहता है तो स्कूल में जाने से वो डर लगता है। उसके भाव कैसे हैं कि भाई भय का भाव है उसके अंदर। लेकिन जब स्कूल में जाता है और समावेशी शिक्षा के थ्रू देखता है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं देखोगे अपग्रेड बच्चे भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ बैठने के बाद उसको फील होने लगता है यार मैं भी हूँ कुछ, ठीक है, समावेशी शिक्षा में मैं भी कुछ हूँ और मेरे को भी वो वैल्यू दी जाती है, मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, तभी तो सर ने ऐसा मुझे बोला है कि बेटा शाबाश। तो ये सभी चीजों से भी जो बच्चे मुश्किलों से जूझते हैं ना, वो बच्चे समावेशी शिक्षा में अपने आप को अच्छा पाते हैं। वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट है, उनके लिए ऐसा नहीं कि स्पेशल व्यवस्था कर दी जाए, तुम लोग इंटेलिजेंट हो तो अलग पढ़ो। आप इंटेलिजेंट तभी तक है जब आप दूसरों से कंपेयर किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि दो बच्चे हैं, एक 60 नंबर पा रहा है, एक 70 नंबर पा रहा है, तो अब 70 नंबर वाला इंटेलिजेंट है, क्यों? क्योंकि उसके क्लास में 60 वाले ही तो बच्चे हैं। लेकिन अब दूसरे विद्यालय में चले जाओ, एक बच्चा 80 नंबर लेकर के आता है, तो आप तो यहाँ पर इंटेलिजेंट नहीं हुए ना। तो सिंपल सी बात है, जब आप इंटेलिजेंट हो तो आपको वहां पर इंटेलिजेंट अपने साथ वाले बच्चों के साथ करनी है कंपेरिजन, तो वहां पर इंटेलिजेंट हो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो गए नंबर लाने से। आप प्रतिभावान हो तो आपको वहां पर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको वहां पर सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। और इस तरीके सभी तरीके के बच्चों को वहां पर समावेशी शिक्षा में पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उसमें फेर बदल कर देना। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते समय की बात हो रहा है। अब पढ़ते समय क्या होता है? डिसलेक्सिया, सिंपल सी बात है, पठन विकार है ना। अब यहाँ पर कहा क्या रहा है? शब्दों को हटा देना, ठीक है, अक्षरों और शब्दों को हटा दिया जाता है, जोड़ देना और उसमें फेर बदल कर देना, इसके सापेक्ष के रूप में संबंधित है, तो डिसलेक्सिया, ठीक है। वाच को उसने क्या पढ़ दिया? सा पढ़ दिया, ठीक है। आई वॉज देयर तो आई सॉ देयर, या फिर आई देयर, क्योंकि वाच को सा पढ़ देता है तो आई को देयर पढ़ देगा, आई देयर, ठीक है।
तो आई वॉज देयर है तो वॉच को सा पढ़ देता है, तो इसको हटा दे, ठीक है, इसके साथ इसके अटैच कर दे, सोचे कि ये तो पढ़ नहीं पाता हूँ, वॉच सा है कि सा है, तो इसको गैप करके आगे निकल जाओ, सर तो सो रहे हैं, सर तो देखेंगे नहीं, ये वाली चीज हो जाती है। प्रमस्तिष्क घात ये होता है कि जो मस्तिष्क में कोई घात लग जाती है। स्वलीनता वो होता है जो समाज के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होता है, जो बोलने में कहीं ना कहीं बुरा फील करता है, अच्छे से बोल नहीं पाता है। गतिमान अक्षमता, ठीक है, कि जो स्पीड को लेकर के है, जो आप देखोगे कि किसी भी तरीके की गति दिमाग में नहीं है, या फिर आप किसी भी चीज में समन्वय नहीं बना पाते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। आंसर तो इसका 2 होगा, ठीक है। चलिए स्वालीनता आगे। स्वालीनता जो है सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? तो सामाजिक और संप्रेषण कौशल, दृष्टि एकाग्रता की क्षमता, शारीरिक समन्वय, किस चीज के बारे में बात करता है बताइए? तो स्वालीनता जो है वो सामाजिक और संप्रेषण कौशल। संप्रेषण क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, ये होता है आपका संप्रेषण में कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत, चर्चा, तो ये बच्चा नहीं कर पाता। स्वलीन अगर जो भी बच्चा होगा तो आई कांटेक्ट, जैसे आपने देखा होगा तारे जमीन पे एक बच्चा था जो आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, टीचर ने आपसे पूछा कुछ तो आप नीचे देख रहे हो, कोई भी आपसे बात करता है आप नीचे देख रहे हो, कम्युनिकेशन आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हो, ये सब क्या है? ऑटिज्म, स्वलीनता। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल देखने को मिलता है। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चा जिस तरीके से, ये ऐसा नहीं है कि जन्मजात होता है, ये समाज के द्वारा ही अडॉप्ट किया जाता है। बच्चे को अकेला छोड़ दोगे, बच्चा जो है अपने आप को लो फील करने लगेगा, तो कॉन्टेक्ट कैसे बना पाएगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें समाज से ही मिलती हैं और इसको समाज ही दूर कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट होगा राइट आंसर। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? आप इंटेलिजेंट हो तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए आप इंटेलिजेंट क्यों हो? उन्हें कभी भी अधिगम असक्तता नहीं हो सकती, ऐसा बात नहीं है भाई। अधिगम असक्तता कोई बीमारी थोड़ी है यार, हर इंसान हर चीज में परफेक्ट तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब मान के चलिए मेरी राइटिंग तो ऐसा है कि भगवान ने बचाया ऐसी राइटिंग से, तो क्या मेरे को डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया? ऐसा नहीं है ना। हर एक चीज हर इंसान के अंदर नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटीज यही है। हर बुद्धि तो नहीं है ना हर इंसान के अंदर, तो इसका मतलब आप क्या हो गए? असक्त हो गए, अक्षमता वाले हो गए? ऐसा तो नहीं है, गार्डनर तो ऐसा नहीं बोला। कोई ना कोई हर इंसान के अंदर अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, ठीक है, विविधता है, तो हर इंसान के अंदर विविधता है भाई। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है कि अधिगम असक्तता नहीं हो सकता, ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर सही पूछा तो सही वाले करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। उन्हें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमिता की कमी होती है। उत्क्रमिता मतलब होता है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि ए से जेड तक जाते हो तो जेड से लेकर के ए तक नहीं आ सकते। तो जब जेड से लेकर के ए तक नहीं आ सकते तो क्या प्रतिभाशाली बच्चे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता यार। आप तो ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर के ए तक आराम से आ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये भी कमी वाली बात हो गई, वो भी गलत हो गई। उन्हें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण मतलब बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है। वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो कोई भी चीज को बिल्कुल धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह तरीके से चीजों को सीखते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। और सिंपल सी बात है, आपके अंदर भी वो चीज है तो आप प्रतिभाशाली हो। आप देखोगे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बातें करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली हो सकता है अपने कॉन्फिडेंस और अपने बोलने के लिए करके, लेकिन उससे मैथ पूछा जाए अगर उसको मैथ नहीं आता है तो हुआ नहीं प्रतिभाशाली। तो हर व्यक्ति अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रतिभाशाली हो सकता है, इस चीज को आप समझिए। कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ सीडीपी पढ़ा रहा है तो सीडीपी में प्रतिभाशाली है, मैथ पढ़ा रहा मैथ में प्रतिभाशाली है। कुछ लोग सीडीपी मैथ दोनों पढ़ा सकते हैं, दोनों में प्रतिभाशाली है, लेकिन हर एक व्यक्ति तो दोनों तीनों नहीं पढ़ा सकता। तो इस चीज को आप भी समझिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आप उसमें प्रतिभाशाली बनिए। कोई दिक्कत थोड़ी है कि आप हर एक सब्जेक्ट का ज्ञाता बन जाए, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में सब कुछ पूछा जाता है। बट एक सब्जेक्ट पकड़ के आपको चलना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं, अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं सीखा जाता है। अमूर्त जो होता है वो होता है आपका जो चीजें नहीं दिखती हैं उसके बारे में सीखना, फिर जो चीजें होती हैं उसके बारे में। सांकेतिक चित्रात्मक ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पहले संकेत से सीखोगे फिर चित्रों के सहारे सीखोगे, नहीं, पहले चित्रों के सहारे सीखते हैं फिर संकेत के सहारे सीखते हैं। अब बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग बनवाई जाती है, ठीक है, अब ड्राइंग बनवाई जाती है मतलब चित्र बनवाया जाता है। उसके बाद आप बोलोगे ना जैसे कि ये एप्पल बना दिया आपने, अब एप्पल कैसे बनता है, ये एप्पल बना दिया आपने, ठीक है, ये एप्पल बना दिया आपने। अब ये एप्पल जो है, ए फॉर एप्पल आपने बना दिया, अब बच्चे ने बना दिया, अब इसको काट करके खा के बताओ कि मैंने क्या खाया, तो बच्चा बोलेगा एप्पल खाया। तो पहले चित्र बनाओगे फिर संकेत, तो ये भी गलत हो गया। विशिष्ट मतलब कि स्पेशल बातें पहले पढ़ाओ फिर बाद में एबीसीडी, पहले एप्पल पढ़ा दो
और फिर बाद में पढ़ो कि चलो हम लोगों ने एप्पल लिखना सीख लिया बेटा, अब चलो हम लोग ए लिखना सीखते हैं, बी लिखना सीखते हैं, सी लिखना सीखते हैं। तो कहेंगे यार कैसा टीचर मिल गया पागल सा। ठीक है, तो सी भी गलत हो गया। आंसर नंबर 4 होगा, क्योंकि सरल चीजें पहले पढ़ानी होती है, पहले बच्चों को बहुत सरल सरल चीजें पढ़ानी होती है। ठीक है, ए पढ़ाया जाता है, बी पढ़ाया जाता है, कितना आसान है, ए बी सी डी। फिर उसके बाद एप्पल पढ़ाया जाता है, फिर बॉल पढ़ाया जाता है, फिर कैट पढ़ाया जाता है। फिर उससे भी डिफिकल्ट वर्ड 2-3 ऐसे एप्पल, आंट, ठीक है, इस तरीके से चीजें पढ़ाई जाने लगती है, एरोप्लेन, इस तरीके से चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को बढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे पहले सरल। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो चलिए चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। 300 प्लस एमसीक्यूज मैं कंप्लीट करवाऊंगा, पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ जा करके पढ़ो दोस्त यहाँ पर। इच्छा भाई फिर वही आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। बाकी मुलाकात अगली बार वीडियो में ख्याल करेंगे, मतलब अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। चलिए 211 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, इस चीज से स्टार्ट करेंगे चीजों को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी। श्रवण बाधित है बच्चा एक, जो कि सुन नहीं सकता। श्रवण मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। ठीक है, तो श्रवण बाधिता है, तो जब बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको क्या करना होता है, चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाएं। बिना उपशीर्षक के दिखाओगे, श्रवण बाधिता है, सुन नहीं सकता। ठीक है, चलो। मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना। मौखिक, जब सुन नहीं सकता तो मौखिक गलत हो गया। संप्रेषण मौखिक का मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। ठीक है, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान का प्रयोग करना, ये भी गलत हो गया। अब दो चीजें हैं, चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाएं। ठीक है, चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के दिखाना है, उपशीर्षक को नहीं दिखाना है, और सिर्फ वीडियो को दिखाना है। ठीक है, और तीसरा है संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। तो यहां पर देखिए आप, होगा मेरे हिसाब से, देखिए होगा क्या। ठीक है, बिना बिना वाले जो शब्द होते हैं ना, वो निगेटिव माने जाते हैं। बिना उपशीर्षक के दिखाना, कोई भी चीज ऐसा है जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को आप नहीं दिखाते हो। उपशीर्षक तो इंपॉर्टेंट है ना यार, क्यों नहीं दिखाओगे वो चीज। ठीक है, तो चलचित्र अच्छी बात है, वीडियो भी अच्छी बात है। संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप में, तो ये भी चलचित्र वीडियो हो गया। और यहाँ पर परिपूर्ण करना, तो परिपूर्ण करने वाले जो आंसर होते हैं ना, वो सटीक माने जाते हैं। ठीक है, तो हर तरीके से जो भी चीजें मौखिक रूप से बोली जाती है, सेम टू सेम चीजों को हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, बिना सब टाइटल के अगर चीजों को दिखाओगे तो बच्चा देखेगा तो, लेकिन सीखेगा नहीं। तो सीखने के लिए वहां पर लिखना भी तो चाहिए ना सब टाइटल, तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा सब टाइटल। अब यहाँ पर जो है दृश्य के रूप में परिपूर्ण करना, सारे जो भी चीजें हैं उसको हम लोग सब टाइटल के रूप में दिखा देंगे, तो बच्चा यहाँ पर सीख लेगा। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगी। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, उदाहरण सृजन करना, और निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो देखिए, अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण प्रभावशाली नहीं होगा जब आप निष्क्रिय हो जाएंगे ना। ये देखिए, इसको पकड़िए, जब आप निष्क्रिय हो जाएंगे तो आप प्रभावशाली अधिगम नहीं कर सकते। राइट आंसर है आंसर नंबर 4, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अभिकथन क्या है कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय, एक कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट है। पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है, एक उदाहरण देना चाहिए और एक गैर उदाहरण चीजों पर भी चर्चा करनी चाहिए। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है यार। जब गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, तो दोबारा से भ्रमित कैसे कर देगा भाई। तो ये तो गलत हो गया ना, भ्रमित नहीं कर सकता। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। उदाहरण दो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में और गैर उदाहरण दोनों पर बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, आप उदाहरण देकर के भी समझाओगे, व्याख्या देकर के भी समझाओगे। अब पता चले सिर्फ व्याख्या देकर के समझाओगे तो क्या होगा, बच्चे जो है भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब दोनों से सीखा जा सकता है तो एक चीज उसमें से गलत कैसे हो सकता है। अगर गलत होता हम सीखते क्यों नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। तो गलत आर कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ए भी गलत है। तो यार आर तो यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत है, तो दोनों गलत होना चाहिए। लेकिन ए तो सही है ना, तो यहाँ पर सही हो जाएगा, और यहाँ पर तो दोनों सही है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंब करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वो अपने विद्यार्थियों में
डैश चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। तो देखिए, विविध रूप से प्रस्तुत करना, किसी भी चीज को अगर अलग अलग तरीके से, मैंने क्या बोला, विविध मतलब कि अलग अलग रूपों से, बहुत तरीके हैं, मल्टी डायमेंशनल। तो एक समस्या के बहुत सारे समाधान, सिंपल सी बात है कि प्रस्तुत करने वाले को क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन वाला कहते हैं। ठीक है, अभिसारी एक समस्या की एक चीजें बाह्य रूप से अनुकूलित खुद नहीं करना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, अतार्किक तर्क ही नहीं कर सकता, तो वो सब कर ही नहीं सकता ना। अब प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन की बात की जाती है। ठीक है, राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अब आपको ये चीज समझना है कि आपको मैं ऐसा बनाना चाहता हूं कि अच्छे लेवल के आप समस्या समाधान कौशल का गुण आपके अंदर आ जाए, कि कोई समस्या आते ही आप तुरंत उसका समाधान कर सकें। तो इसके लिए अनुक्रिया समुच्चय, मतलब कि आप रिस्पॉन्स करोगे सिर्फ, तो रिस्पॉन्स करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्टिविटी करने से तो होगा नहीं। प्रयत्न त्रुटि विधि, यस। मैथ में आप देखते हो क्या होता है, मैथ्स में जो है वो चीज़ देखने को मिलती है कि मैथ में जब आप जितना ज़्यादा गलती करते हो उतना ज़्यादा परफेक्ट होते हो। तो मैथ जो है तार्किक और गणितीय एक ही चीज़ होता है। तर्क मतलब कि समस्या समाधान कौशल, और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, अनुरूप चिंतक। अब यहाँ पर भी चिंतन है, तो चिंतन चिंतन ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों आंसर सही होने चाहिए, ये तो गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2 और 3। ठीक है, देखिए 2 और 3 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि चिंतन अगर बच्चा करेगा तभी तो समस्या समाधान का यहाँ पर कर पाएगा। अनुरूपक कौशल, अनुरूपक चिंतन, किसी भी चीज के अनुरूप यहाँ पर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं उस चीज के बारे में, तो सिंपल सी बात है कि समस्या का समाधान कर पाएंगे। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्त? उसको क्या कहा जाता है? परासंज्ञान कहा जाता है या चयनात्मक ध्यान कहा जाता है। देखिए, कंठस्थीकरण तो ये तो सबसे वाहियात चीज है, ये तो गलत होगा। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करना, आप किसी भी चिंतन प्रक्रिया को निरीक्षण करना चाहते हो। अब बहुत सारे बच्चे विस्मरण कर सकते हैं, विस्मरण ये होता है भूली चीज को याद करना, ठीक है। लेकिन अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता, तो सिर्फ और सिर्फ आपने, विस्मरण में क्या होता है, भूले हुए को याद कर लेना, वो तो हो गया। मैंने कौन सी मूवी देखी थी सलमान खान की लास्ट, हाँ ये वाली मूवी देखी थी, याद आ गया, ठीक है। तो विस्मरण है। लेकिन जो भी चीजें याद आ रही है उसको रूपांतरण करने की क्षमता, उसको चेंज करने, जैसे कि मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो मुझे पता है परासंज्ञान क्या है, बट परासंज्ञान क्या है उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि परासंज्ञान की यहाँ पर वैल्यू क्या है, और उसको उस हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना कि इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है। तो जो चीज आपको आती है और उसको आप इस्तेमाल करें, जैसे आपके पास पावर है, लेकिन पावर का यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, वो तो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपकी समझ जो होनी चाहिए वो खुद की होनी चाहिए। तो ये जो विस्मरण ये गलत हो गया, चयनात्मक ध्यान गलत है, आंसर होगा आंसर नंबर 4 कॉग्निटिव। ठीक है, मेटा कॉग्निटिव ये होगा राइट आंसर, आंसर नंबर 4। इसके थ्रू बच्चा जो है अपनी चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करता है, वो क्या है, क्यों है, कब से है, क्या करना चाहता है लाइफ में, और उसके हिसाब से कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है, मुझे क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहता, वो खुद डिसाइड करता है अपने चिंतन प्रोसेस के थ्रू। जानकारी प्रकरण कौशल जैसे कि अनुस्मरण, रिकॉल को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रोसेस की बात की जा रही है, प्रकरण मतलब प्रोसेस। तो अनुस्मरण, रिकॉल करने, जैसे कि रिकॉल को क्या बोला जाता है? रिकॉल जो है व्यक्ति की भावात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है यार, भावात्मक स्थिति से नहीं है संबंधित। ठीक है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या नकारात्मक भाव को जैसे कि उच्च स्तरीय कैसे प्रभावित होगा? नकारात्मक भाव जैसे कि रिकॉल जो है नकारात्मक भाव से कैसे प्रभावित होगा यार? सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ये भी गलत। देखिए, प्रश्न तो ये टफ है, लेकिन रिकॉल वाकई में अगर देखा जाए तो जानकारी को लेकर के, अगर कोई भी जानकारी आप इकट्ठा करना चाहते हैं और उस जानकारी में अगर आप रिकॉल कर रहे हैं अपने आप को किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, तो भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। जैसे कि आपको मार्कशीट का नंबर, ठीक है, आपके मार्कशीट के कहीं ना कहीं रोल नंबर भी बहुत सारे बच्चों को याद होते हैं, ठीक है,
तो बहुत सारे बच्चों को इसलिए याद होते हैं क्योंकि वो इतने खुश होते हैं ना, इतने इमोशनल हो जाते हैं अपने मार्कशीट में नंबर को देख करके, वो चीज़ें याद करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें इमोशन के साथ जुड़ी हुई है ना, वो हमेशा आपको देखोगे कि याद रहती हैं। तो जो चीज़ें रिकॉल करने पर हमेशा याद आ जाए, उसको बोलते हैं भावनाओं से महत्वपूर्ण रिकॉल जानकारी प्रक्रम कौशल। ठीक है, भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर 2 राइट आंसर। चलिए, डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यय को समझने, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, संदेहों को दूर करने। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? जानने की उत्सुकता, ये तो आंतरिक है ना, बाह्य तो है नहीं। किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, ये भी तो आंतरिक ही है ना, ये तो आंतरिक है, ये भी आंतरिक है। दोस्तों के बीच लोकप्रियता, अब लोकप्रियता पाने के लिए अब क्या करोगे? हाँ, यही तो है बाह्य अभिप्रेरणा, कि बच्चों का हम अच्छा दिखना चाहते हैं, जैसे कि हम अच्छी घड़ी लेकर के जाएंगे, दोस्त कहेंगे अरे वाह कहाँ से लाया? तो सऊदी से आया है भाई। अरे भाई देखा उसका घड़ी, देखा कितना बढ़िया घड़ी लाया है रोहित, देखा आपने? तो बस यही चीजें, लोकप्रिय हो गया भाई वहां पर। अच्छा, उसको पता चला कि नहीं मेरे घड़ी के बारे में? अच्छा, उसको किसको? हारे उसी को। तो ये सारी चीजें क्या है? ये लोकप्रियता पाने के लिए ही तो है। तो ये बाह्य जो है मोटिवेशन है, बाह्य मोटिवेशन जो है लोकप्रियता पाने के लिए होता है। संदेहों को दूर करने के लिए खुद के अंदर झांकना पड़ता है कि आप वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, बेवजह की मेहनत को कर रहे हो और उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। चलिए, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। यार फैक्ट है, तभी तो होगा। सामाजिक परिवेश से जब संबंधित होगा तभी तो काम आसान होगा। आंसर तो फर्स्ट ही मुझे दिख रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं भाई, कुछ हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट है, ट्विस्ट एंड टर्न है। शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित होता है, बिल्कुल गलत बात है। अगर अध्यापक को बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसके घर पे रहना चाहिए, बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, वही अध्यापक होता है। आपका ज्ञान, आपको कितना ज्ञान है इससे नॉलेज, आप इससे आप टीचर थोड़ी हो जाओगे। माँ बाप को, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो आपसे ज्यादा जानते हैं, वो जिंदगी की बहुत सारे रिलेशंस आपको देते हैं। तो क्या वो आपके अध्यापक नहीं हुए? वो अध्यापक से भी बड़े होते हैं। रीजन यही है कि अध्यापक को सिर्फ अपने ज्ञान के भरोसे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे आता है तो मैं अध्यापक हो गया। आता है वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको आता है, लेकिन बच्चों को भी तो आना चाहिए। बच्चे को कैसे सिखाओगे? यही तो होता है अध्यापक, जो बच्चों को सिखा सके। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुख हो, लक्ष्य को बना दिया जाए और उसके हिसाब से अधिगम कराया जाए। यार ओलंपिक मेडल थोड़ी लाना है कि 400 मीटर की दौड़ है तो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कराओ कि बार गोल्ड लाना है। नहीं, छोटे बच्चे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो उनको सिखाओ वो चीज जो कि उनके परिवेश से जुड़ा हुआ हो, जो वो जानते हो पहले से। विद्यार्थियों के ज्ञान अवसर ना दिए जाए। अरे तो जब अवसर नहीं दोगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? योग्यता का वार्षिक इंक्रीमेंट होना। ठीक है, बहुत सही। व्यू ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ, जैसे कि इंक्रीमेंट ऑफ व्यू, क्या बोलते हैं इसको यार? ठीक है, व्यू ऑफ इंक्रीमेंट एबिलिटी। ठीक है, मतलब कि आपका योग्यता जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, अधिगम को सुसाधित करता है, सिंपल है। आसपास में विकर्षण, विकर्षण तो गलत हो जाता है। अनभिज्ञता, भाषा आप जानते नहीं तो कैसे सीखोगे? तंत्रिका संबंधी न्यूनता, आपका दिमाग ही कमजोर है तो भी नहीं सीख पाओगे। तो अधिगम को सुसाधित क्या करता है कि आप रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ चीजों को सीख रहे हो। मैंने क्या बोला कि पीडीएफ यहाँ पढ़िए, बहुत सारे बच्चे अभी पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं। रीजन, उनको पता नहीं, क्या समझ में आ रहा ही नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। करो भाई, अपने आपको जो इच्छा करे वो आप करते रहो। लेकिन सिंपल सी बात है, आप थोड़ा थोड़ा करके जब देखोगे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वैसे ही आप देखोगे आपकी योग्यताएं भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। आप एक दिन में ओवरनाइट आप चीजें नहीं कर सकते, रातों रात कुछ भी नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी और रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। और नर्वस, देखो ये जो खेल है ना यार, ये बड़ा खतरनाक खेल है। ठीक है, ये जो है ना फोमो वाला खेल, बहुत खतरनाक है। मेरे चैनल पर मान लो व्यूज आ रहे हैं, 100 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं, तो एक बच्चे ने कमेंट करा था कि तुम्हारा चैनल घटिया है तभी तो व्यूज नहीं आते। अब मैं तो भाई मान के चलो, मेरा दिमागी तो संतुलन ठीक है, लेकिन अगर जिसका संतुलन ठीक नहीं होगा चैनल बंद कर देगा, कहेगा सही बात है यार, बाकी लोगों के तो 200 400 500 के आते हैं हर वीडियो पे, मेरे तो 200, सिर्फ 200 के तो लगा ही नहीं है, के तो गायब है। तो ये नहीं देखना होता है यार। हर इंसान ने शुरू से मेहनत करता है और शुरू से ही ऊपर उठता है। सिंपल सी बात है, आप अपने काम को करो। जिस बच्चे ने कमेंट करा उस बच्चे को
वो भी किसी से तुलना करता होगा और उसको ये फोमो का शिकार होता होगा, तभी तो उसने ऐसी बात करी। तो कभी भी अपने आप को किसी से छोटा मत समझो भाई। देखो ये मान के चलो ऑनलाइन चीज़ें हैं, ये इसका एल्गोरिदम काम करता है कि इसने लोगों के पास भेजा नहीं भेजा, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पॉपुलैरिटी होती है ना टीचर की, कि हाँ सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, ये ऑफलाइन में देखने को मिलती है। और यही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है यार, यही तो मोटिवेशन देता है। ठीक है, बाकी दिमागी तौर पे आपको अच्छा होना चाहिए और इंक्रीमेंट आपकी लाइफ में होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, सही उत्तर है आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए मुलाकात करते हैं 221 क्वेश्चन पर। ठीक है, 221 क्वेश्चन पर अपना ख्याल रखें, पीडीएफ पढ़ें, वहां पर जाकर के नोट्स भी हैं उसको भी पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 यहाँ पर देखेंगे, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे व्यवहारवादी में ऐसा होता नहीं, अनुकरण करके सीखना मतलब कि दूसरों को देख करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी और प्रतिपादन शिक्षण। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो खुद बनाई जाती है। अनुकरण करके सीखना में आप देखोगे स्वयं पहल करके सीखने वाली बात नहीं है, दूसरों को देख करके। तो मेरे हिसाब से आंसर नंबर 3 होना चाहिए। जी बिल्कुल राइट आंसर है आंसर नंबर 3, क्योंकि समाज के द्वारा ही आप देखोगे स्वयं में पहल करके और चर्चाओं करके सीखोगे। बाइगोत्स्की यही कहते हैं, बच्चा अंतःक्रिया करके सीखता, मतलब चर्चा करके सीखता है एक दूसरे से, और वो चीज़ किससे डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड है, वो सामाजिक सांस्कृतिक या संरचनावादी सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सार्थक अधिगम क्या होता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें सार्थक अधिगम के लेकर के, तो मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना। तो जैसा है वैसा ही मैंने आपके सामने बता दिया, तो वो कोई मतलब नहीं, जैसे क्वेश्चन जैसे हैं उसके उस तरीके से मैंने आपको पढ़ करके आंसर बता दिया, तो उससे आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो ये तो ज्यों का त्यों करना है तो गलत होता है, ये तो नकल वाली बात हो जाती है। तब होता है जब इस वस्तु को गैर संदर्भित इरिलेवेंट चीज़ों को अगर पढ़ाया जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। सीटेट की एग्जामिनेशन में मैं अगर यूपी टेट के कंटेंट पढ़ाने लगूँ तो कोई मतलब नहीं बनता। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को अधिगम को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, विश्लेषण समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। तो देखिए सिंपल सी बात है, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। जब विद्यार्थियों के अधिगम को हम नियंत्रित कर लेंगे, जो बच्चा सीखता है क्या नहीं सीखता उस चीज़ को हम कंट्रोल अगर करने लगेंगे, तो फिर तो चीज़ें नहीं हो सकती। उसमें क्या होता है ना कि विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है सार्थक अधिगम में। अगर वो अच्छा अधिगम करना चाहता है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर कर रहा है तो ठीक है। पढ़ने के बाद वो सोच रहा है, उस पढ़ाई हुई चीज़ों को सोच रहा है, समस्या समाधान के बारे में अवेयर है। ऐसा नहीं है समस्या आने के बाद समाधान ही नहीं करना चाहता है। चीज़ों को विश्लेषण मतलब कि टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके चीज़ों को पढ़ना, संश्लेषण मतलब होता है कि एक में करके पढ़ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या आंसर होगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा उसका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। संरचनात्मक सोच पर, तो ये ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन, ये इसके बारे में बात नहीं करी गई बकवास है। पाठ्यक्रम में वृद्धि, इसके बारे में बात नहीं करी गई, पाठ्यक्रम में वृद्धि के बारे में बात नहीं करी गई। ठीक है, और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी है, यार ये भी गलत है। तो संरचनात्मक समझ पर जोर दिया गया है, कंस्ट्रक्टिव जो डेवलपमेंट है, थिंकिंग है, उस चीज़ पर जोर दिया गया है। बच्चा किस तरीके से चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ करके किस तरीके से चीज़ें खुद करके सीख सकता है, इस चीज़ के बारे में बात करी जाती है। एनईपी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, इसकी वीडियो जो है, इसका जो कंटेंट है, पीडीएफ जो है, कंटेंट पूरा यहाँ पर आपको है। 2 से 3 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में, उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट विजिट कर लीजिएगा आप लोग वहाँ पर जाकर के। नई शिक्षा नीति तरीके से समझाई गई है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट है। तो अब इसमें 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब 3-4 ऑप्शन है, तो आंसर तो फर्स्ट है यहाँ पर सही। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया गलत कौन से हैं, तो बी सी डी कहीं है क्या, तो बी सी डी राइट आंसर, आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये तो सही है और नहीं पूछा है, तो नहीं 3 नहीं है ना, ये बी सी डी नहीं है। अब ये जो नहीं है वही सही है आपका, तो आंसर नंबर 4 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। प्रतिक्रिया और लक्ष्य, ठीक है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और उसमें लक्ष्य को लेकर के ओरिएंटेड, मतलब कि अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेड। कोई भी ऐसा प्रतिक्रिया करते हो जो कि आपका गोल को लेकर के है, तो क्या चीज़ ऐसी है। तो किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, ये इसलिए होता है ताकि हम महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। कहीं ना कहीं आप देखोगे किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में, कोई आपको डांसिंग का रुचि है, ठीक है, आप डांस करना अच्छा लगता है आपको, तो आप उसमें महारत हासिल करने की दिशा में काम कर सकते हो, बिल्कुल फैक्ट है।
ये एक सही है, अगर आप किसी चीज में रुचि लेते हो तो उसमें महारत हासिल कर सकते हो, ये ठीक लग रहा है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी, परिहार उन्मुख प्रदर्शन, तो ये नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करोगे तो ये परिहार प्रदर्शन लक्ष्य, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेगा, परिहार उन्मुख निपुण, ये भी गलत आंसर हो गया। ठीक है। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन ना करने, मतलब कि आप किसी से दूसरे से पिछड़ा नहीं प्रदर्शन होना चाहते, मतलब कि आप अपने दोस्त से आगे निकलना चाहते हो, उसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य हो। तो ये क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, तो आप प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख ओरिएंटेड लक्ष्य, ये कोई लक्ष्य होता है क्या? आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, लक्ष्य ये नहीं है। ठीक है। तो सही मिलान करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या परिहार मतलब क्या होता है? अवॉइड करना, इस चीज को समझना, अवॉइड। ठीक है। अवॉइड मतलब कि छोड़ देना। तो अब किसी अतिरिक्त विषय की कक्षाएं ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? निपुण होने के लिए आप अवॉइड कर रहे हो, आप निपुण नहीं बनोगे। अरे यार, एक सब्जेक्ट अगर हिंदी जानते हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये तो आप अच्छा है ना, अच्छी बात है। तो ये परिहार मतलब होता है कि अवॉइड करना। ठीक है। तो परिहार उन्मुख प्रदर्शन ये भी गलत है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए तो नगद पुरस्कार वैसे ही गलत हो जाता है, ये वाला आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर किसी चीज में अच्छा कमांड है तो उस चीज को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रटकर याद करने पर बल देना। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना ये तो बहुत गलत चीज है, रटकर याद नहीं करना चाहिए। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना गलत है। पूर्व ज्ञान को संबंध से जोड़ना चाहिए। आपको जो ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, किस चीज का ज्ञान है? हिंदी में क ख ग घ जानते हो, उससे शब्द बनाना जानते हो, वाक्य बनाना जानते हो, उसके बाद ही तो ये सारी चीजें सीख पा रहे हो ना। तो अगर उन सभी चीजों को हम हटा करके हम चाइनीज पढ़ाना स्टार्ट कर दें, जो कि आपको आती ही नहीं है, जो आपके पूर्व ज्ञान का है ही नहीं, तो आप चीजों को सीख ही नहीं पाओगे। तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। किसी भी बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तो फायदा करता है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो भ्रांति अगर आपके अंदर है, कोई चीज ऐसी है जो आपको बार बार कंफ्यूज करती है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो उस चीज के बारे में, तो एक क्रिएटिव अप्रोच आपके दिमाग में आनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? रटने याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना। मैं आपको बहुत सारी वस्तुओं को दे दूं कि आप रटते रहिए उस चीज को लेकर के, तो आप क्या अपने भ्रम को दूर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। ठीक है। गलत धारणाएं अगर व्यक्त करना प्रतिबंधित है, अगर आप गलत और सही के बारे में बता रहे हो तो यार कम से कम आप कुछ सोच तो रहे हो। अगर आप गलत बता ही नहीं सकते, आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा गलत है? तो ये तो मुझे थोड़ा सा है इसमें कंफ्यूजन। रुक जाइए, देखते हैं। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन का अवसर देना, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सही है आपकी। ठीक है। तो ये सारी प्रयोग और अवलोकन, ये जो है आंसर होगा आपका। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर प्रयोग करने के लिए अवसर देना, अवलोकन के अवसर देना। तो कोई भी चीज़ के अवलोकन को अवसर दोगे तो फिर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर के, जैसे आप भूत से डरते हो, आपको भ्रम है कि आपके पीछे भूत है, तो आप उस चीज़ के बारे में समझिए, आप उसको अवसर दीजिए कि तू जब जाता है ना तो आप एक बार पीछे मुड़ के देखना वाकई भूत है कि नहीं। अवलोकन जब वो फिर प्रैक्टिकल करेगा ना, तो वो चीज़ों को समझेगा कि डर तभी भगेगा, क्योंकि वो जब मैदान में कूदेगा नहीं, जब स्विमिंग पूल में कूदेगा नहीं तो तैरना नहीं सीख सकता। तो अवलोकन के अवसर देने चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मैं डूब जाऊंगा, मैं तो तैर नहीं सकता, तो उसको अवसर दो कि भाई तैरना सीख, देख बहुत आसान है, नहीं डूब सकता। ठीक है। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, निम्न में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचना समझ के सुसाध्य करने में सहायक है? तो प्रतियोगिता, चर्चा एवं संवाद, वेधन अभ्यास। तो कार्य की संरचना समझ को सुसाध्य करने में चर्चा और संवाद, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, मुझे लगता है यही होना चाहिए। प्रतियोगिता से बच्चे जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि कार्य की संरचना को, प्रतियोगिता में सिर्फ जीतने वाली बात हो जाती है। जैसे कि आप सीटेट के बाद जब प्रतियोगिता में बैठेंगे तो वहाँ पर चर्चा संवाद ज्ञान का मतलब नहीं है, क्योंकि ज्ञान कोई नहीं देखता आज के टाइम पे। ज्ञान सिर्फ आपको मोटिवेट करता है, आपको एक दिशा की तरफ ले जाता है, और प्रतियोगिता सिर्फ आपको जीतने के लिए लड़ना होता है। वेधन और अभ्यास ये आप कर ही रहे हैं, इससे भी आपको कुछ नहीं होना है, इससे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। बार बार अभ्यास वेधन करने से आपको चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन वाकई में अगर कार्य की संरचना की समझ को करना है आपको, ठीक है, कोई कार्य किस तरीके से होता है, ठीक है, तो उस पर चर्चा और संवाद करनी पड़ेगी। 2-4 लोगों से मिलना पड़ेगा, वो लोग उस चीज़ पर चर्चा करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हो जाएगा। आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं, किताब पढ़ करके बार बार उस चीज़ को करने से नहीं आता है, वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में आ जाता है। दंड दे करके किसी चीज़ को नहीं सिखाया जा सकता। आंसर नंबर 2 होगा, ऑप्शन 2 आंसर होगा। चलिए,
228 प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्या डालना चाहिए कि वो सक्रिय हो सके। ठीक है, तो विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए, क्षमता को स्थायी बनाने की धारणा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंता की भावना। तो स्थायी बनाना, यार देखो किसी चीज के स्थायी होगा, जैसे गंदा पानी जो है ना वो स्थायी होता है इसलिए गंदा होता है, चलता हुआ पानी कभी गंदा नहीं हो सकता। क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, ठीक है वृद्धिशील होना चाहिए, मतलब कि हर समय आपके अंदर विकास होना चाहिए। बहुत सारे टीचर को आपने ऐसा देखा होगा जो कि कुछ काम नहीं करना चाहते, सिलेक्शन हो जाने के बाद उन्हें लगता है कि बस हमने एहसान कर दिया टीचर बन करके देश के ऊपर, और वो कुछ सीखना नहीं चाहते, कहते हैं जितना सीखना था हम सीख चुके हैं। तो आप हमेशा सीखते रहोगे तो क्या दिक्कत है। प्रतिस्पर्धा की भावना अभी होनी चाहिए, बट बचपन में बच्चों को सिखाते समय एक शिक्षिका के दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे बच्चों से हम प्रतिस्पर्धा करा दें। हिंसा की भावना तो नहीं होनी चाहिए कि इस धर्म का है, इस जाति का, इस तरीके से। आंसर मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या आंसर, आंसर नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होने वाला। क्योंकि देखिए पेडागोजी में ऐसा होता है ना कि आप कुछ और सोचते हैं और आंसर कुछ और हो सकता है, ठीक है, बट फिर भी इस चीज को समझिए कि ज्ञान जो है ना पेडागोजी का वो व्यक्तिगत होता है। कहने का मतलब है कि आप जिस परिवेश में हैं और जिस परिवेश में कोई दूसरा है, वो जिस परिवेश से सीखते हैं उसी तरीके से अपने धारणाओं को बनाते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य देना, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा हुआ भैया। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब कि अगर हम गृह कार्य नहीं करेंगे तो पीटे जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। अभी नहीं है यहाँ पर पूछा गया ना, तो ये तो बाह्य अभिप्रेरणा है। दंड से पुरस्कार, दंड से बचने के लिए, तो बाह्य अभिप्रेरणा तो ये है ही, ठीक है। तो नहीं है तो मतलब कि जो नहीं है वही वाला सही होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ठीक है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, शतरंज खेल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको पुरस्कार मिलेगा, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, ठीक है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, आपको पता ही है कि नाचते बच्चे क्यों हैं, प्रभावित करने एक दूसरे को कि देखो कितना अच्छा नृत्य करा। तो अब सिंपल सी बात है, आंसर नंबर जो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्योंकि अब वाद विवाद करोगे तो इसमें किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे हो और ज्ञान को प्राप्त करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, जब ज्ञान को प्राप्त करोगे तो ये कौन सा होता है, इंटरनल होता है। जब इंटरनल होता है तो अब यहाँ पर चीजें समझनी है कि ये जो है आंसर नंबर फर्स्ट है ये गलत हो गया, थर्ड जो है गलत हो गया, क्योंकि ये सब बाह्य अभिप्रेरणा है। अब पूछा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, तो आंसर जो सेकंड है वो बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, और राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। क्योंकि जो नहीं है ऑप्शन में भी वो नहीं है, अगर उस चीज से रिलेटेड बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है वही आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है, प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी। तो देखिए डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में प्रासंगिक पाठ्यक्रम, रिलेवेंट अगर पाठ अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी हो सकती है क्या। अगर मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ जो कि रिलेवेंट है, जैसे कि यहाँ पर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, नोट्स बताया जा रहा है यहाँ पर, अब जाकर के चीज़ों को पढ़ सकते हो, बहुत तरीके से सारी चीज़ें डिज़ाइन है यहाँ पर। अब इन चीज़ों को आप पढ़ते हो तो क्या आप पास नहीं हो गए यार परीक्षा में, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो ये तो गलत हो गया ना। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अगर मैं आपके हिसाब से चीजों को पढ़ाता हूं तो क्या आपके अंदर ग्रोथ नहीं होगा, होगा ना। तो ये तो गलत, ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पर देखिए उपलब्धि में संभावना है, ठीक है, तो वृद्धि की संभावना है, ठीक है, और यहाँ पर सुधार। तो सामाजिक सहयोग, मैं सामाजिक सहयोग ही तो दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं पीडीएफ नोट्स मेरे पास भी है, मैं आपको बेच सकता हूँ, ठीक है, और फ्री में तो आपको मैं दूंगा नहीं पीडीएफ नोट्स, क्योंकि फ्री में अगर मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ तो उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए मैं फ्री में जो भी कंटेंट है पीडीएफ को लेकर के, ये यहाँ पर आप जाकर के पढ़ सकते हो। थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूँ, ठीक है, तो उससे आप नहीं पढ़ोगे, उससे आप छोड़ दोगे, क्योंकि 200-300 पन्ने का पीडीएफ है, उसको आप पढ़ोगे तो बेवकूफ़ मतलब बन जाओगे, कहोगे कि यार क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, 200-300 पेज की पीडीएफ आप पढ़ ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप पीडीएफ जब आपको यहाँ पर मिलेगी ना, 10 क्वेश्चन की, 20 क्वेश्चन की, और एक टॉपिक की, फिर बाद में दूसरा टॉपिक होगा साइड में लगा होगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्लाइड करना है और चीज़ों को पढ़ना है, बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं, स्टोरेज का भी कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, सामाजिक सहयोग की भावना है एक तरीके से, और इसमें आपकी वृद्धि होगी और बहुत सारे बच्चे लाभ उठाते हैं। कमी देखने वाले को देखो कमी हमेशा दिखेगी कि भाई इसको लाभ होगा तभी वेबसाइट पर भेज रहा है, बाकी इच्छा आपकी है दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। चलिए 131 क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम को लेकर के क्या चीज है। प्रगतिशील कक्षा उसमें जिसमें हर बच्चा ग्रोथ करता है, तो अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, ठीक है, ये ठीक है। शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में, एक तरफा मतलब कि व्याख्या दे रहा टीचर, उससे नहीं होता। निष्क्रिय, आप सीखना ही नहीं चाहते तो फिर उससे भी प्रगतिशील कक्षा नहीं हो सकता। केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, ये भी गलत हो गया भाई।
टीचर की भी जिम्मेदारी है, अधिगमकर्ता की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी होती है। अंतःक्रिया के द्वारा प्रगतिशील कक्षा में सीखा जाता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। पूरी पीडीएफ की नोट्स दोस्त यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मिल रही है यहाँ पर, पीडीएफ मिलेगी और साथ ही साथ उसको कंटेंट को आप पढ़ भी सकते हो वहीं पर, ठीक है। और इस चीज को लेकर के आप निश्चिंत रहें, 300 प्लस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा ही रहा हूँ, 231 क्वेश्चन पर हम लोग हैं ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट आंसर आंसर फर्स्ट है। गणित के शिक्षकों की लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। लड़कियों में गणित की समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। तो ये दोनों गलत है यार, सरासर गलत है। आंसर नंबर 4 होगा। लड़कियों, ये रूढ़िवादिता है, लड़कियां गणित नहीं सीख सकती और उनको समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है, तो याद बात है। आंसर नंबर 4 होगा राइट, क्योंकि दोनों गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें भाषा के संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये बहुभाषिता पर बल देती है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो बहुभाषिता मतलब कि एक भाषा से ज्यादा भाषा, जैसे तीन भाषा के बारे में बात करी जाती है यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई और क्षेत्रीय भाषा आपकी, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। और एक भाषा से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है, ठीक है। ये सारा चीजें बेकार है। आंसर होगा बहुभाषिता, आंसर नंबर फर्स्ट। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, और अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया मदद करने के तरीके योजना खोजना। तो असफलता का डर पैदा कर दोगे बच्चों के अंदर, पढ़ लो नहीं तो बेकार हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, तो ऐसे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, डर जाएंगे। क्योंकि डर के कारण ना कोई चीज हो ही नहीं सकती आपके अंदर। जैसे देखोगे ना, परीक्षा जब आता है तो आपके अंदर कपकपी स्टार्ट हो जाती है, डर पैदा हो जाता है, और उस वजह से आप सोचते हो कितना पढ़ लूं, कितना कहीं ना कहीं ग्रैब कर लूं चीजों को, लेकिन वो हो ही नहीं पाता डर के मारे। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बुरे प्रदर्शन करने के बाद आपको शर्मिंदा कर दिया जाए कि देखो रवि को, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है और तुम कैसे हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, पढ़ना लिखना है नहीं, सिर्फ खेलना कूदना है। अधिगम की दूसरों से तुलना करना, जैसे रवि से तुलना कर दी गई आपकी। सीखने की प्रक्रिया मदद करने के तरीके खोजना। और बच्चा जो है, अगर मान के चलो कि उसके नंबर कम आ रहे हैं तो तरीके अपना चुके हो, उससे तो काम नहीं हो रहा, तरीके अलग खोजो ना, ताकि वो उस तरीके से सीख सके। आंसर नंबर जो होगा 4 होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कौन सा समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? सौर प्रणाली की आरेख बनाओ, आरेख बनाने की, 328 को 984 से गुणा करना, शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? अब देखो, समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है? जिसमें डिटेल में चीजों के बारे में बात करी है, ठीक है। अब एक समस्या के कई सारे समाधान, मतलब एक टॉपिक के कई सारे पॉइंट अगर बताए तो उसको बोला जाता है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। तो आरेख बना दोगे, कोई चित्र बना दोगे, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी ना हो जाएगी आपकी। आप हो सकता है अच्छा ड्राइंग बना सको, तो उससे आप ये नहीं बता सकते कि आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले हो, समालोचनात्मक चिंतन वाले हो। इसमें गुणा कर दोगे तो बहुत बड़ा, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये बता दिया आपने कि 2009 में, जैसे 2009 जो है शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को पारित हुआ था, ठीक है। जिसमें 16 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई थी। मतलब कि क्लास 8 तक के बच्चों को कोई फीस नहीं दी जाएगी और नहीं फेल किया जाएगा। अब यहाँ पर शहरी और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोगों के बीच अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब होता है कि चीजों को तोड़ तोड़ करके डिस्कस करना, ठीक है। जैसे कि ये है 10, अब 10 को विश्लेषित करना है तो आप क्या करोगे, 2 + 8, ठीक है, 2 × 5, इस तरीके से विश्लेषण करना, टुकड़ों में तोड़ करके। तो ये जो चीज होती है ना, ये समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। आंसर नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए, 236 है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है, उपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं आगे, पूर्व अनुभवों को शामिल करके उनका संचयन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि हम आपकी उपेक्षा करते हैं, इस बात से मतलब कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है। तो मतलब कि ये है कि आप अगर कोई अनुभव लेकर के हमारे पास आते हैं, हम एक शिक्षक के तौर पर कहेंगे नहीं नहीं, अपने अनुभव अपने पास रखो बेटा, हमें अपने अनुभव शेयर मत करो। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को हम शामिल कर लेते हैं अगर, कि ठीक है तुम्हारा अनुभव भी बहुत काम का है, तुम्हारा अनुभव भी काम का है बेटे, तुम्हारा भी, सबका अनुभव बहुत यादगार रहने वाला, सबसे बहुत बढ़िया है आप लोगों का अनुभव, और सभी के अनुभव से सीखा जाता है। देखिए, बहुत सारे करोड़पति हैं और हर एक करोड़पति का अलग अलग थ्योरी होता है, अलग अलग स्टोरी होती है।
एक स्टोरी किसी की नहीं होती। कोई बल्ब के नीचे कहीं ना कहीं आप देखो, कोई ट्यूबलाइट के नीचे पड़ता है, कोई इतना गरीब था भूखे मरता था, एक रोटी नहीं मिलता था, लेकिन आज करोड़पति बन गया है। सब अब स्टोरी बनती है, बनाई जाती है, वो तो बात की बात है, लेकिन स्टोरी तो अलग अलग होती है, तो सबका अनुभव अलग अलग है। ठीक है, आंसर नंबर जो सेकंड होगा मेरे हिसाब से राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं। एक समान तरीकों का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रताओं को लागू करना चाहिए। ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम तो बेकार सा होता है। आंसर नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, क्योंकि स्टैंडर्ड चीजों को अगर हम पढ़ाने लगेंगे, तरीकों को चेंज नहीं करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। एक समावेशी कक्षा में 237 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थी ज्ञान सामग्री का निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। समावेशी कक्षा होती है जिसमें हर एक बच्चा जो होता है पार्टिसिपेट करता है, तो निष्क्रिय होकर के तो कर ही नहीं सकता। समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। समता मतलब समान तरीके से। भेदभाव किया जाता है, यहाँ पर देखो भेदभाव किया जाता है बच्चों के साथ, ये तो गलत हो गया। विद्यार्थी पूरी तरीके से अपने दम पर अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, तो अपने दम पर बाधाओं को दूर करते हैं, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अपने दम पे जो बाधाओं को दूर करते हैं वो तो हो जाते हैं आपके क्रिटिकल थिंकिंग वाले बच्चे, लेकिन पूरी तरीके से आप यहां पर देखोगे ना, पूरी तरीके से लिखा है, तो मेरे हिसाब से तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा वो सेकंड होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा जो है तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर के बढ़ता है। और फिर मैं एक बार बोल रहा हूं कि मेरे तरफ से ये होगा, और यहां पर देखो आंसर जो हो गया मेरे तरफ से, और ये सीटेड की तरफ से भी ये आंसर सही माना जाता है। रीजन क्या है कि हर एक बच्चे का जो हर एक टीचर का सबका अपना अनुभव है, क्या क्वेश्चन के बारे में उनकी क्या सोच है, लेकिन सीटेड क्या सोचता है वो आपको यहां पर देखनी है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से 2 था, और वाकई में 2 आंसर भी सही है। चलिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला होना चाहिए, तो बहुत गलत बात होगी। निजी विद्यालयों में दाखिला, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रधान, उनके लिए अलग विद्यालय। तो ये बड़ा सा टफ सवाल है। तो यहां पर देखोगे कि खंड 12 के द्वारा निम्न में से किसकी सिफारिश की गई है? तो केवल सरकारी विद्यालय में और निजी विद्यालय में। तो केवल सरकारी में जाएंगे तो भी दिक्कत है, केवल निजी में जाएंगे तो भी दिक्कत है। निजी विद्यालय में दाखिला, निजी मतलब कि प्राइवेट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है निजी को लेकर के। ठीक है, निजी मतलब होता है प्राइवेट, जैसे निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। तो यहां पर आप देखोगे कि बच्चों को ना, यहां पर किस चीज के कमजोर वर्ग के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से, ओके ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, इनको 25% सीटें रिजर्व करी जाती है। कहां पर? निजी विद्यालय में। तो आंसर नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपका विद्यालय जो है आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है सरकारी वाला, तो आप प्राइवेट स्कूल में जो कि आपके घर के आसपास है वहां पर जा सकते हैं। अगर गरीब हैं तो उसको सर्टिफिकेट्स वगैरह लगेंगे, और उसके बाद आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं अगर वो देना चाहें तो। ठीक है, बाकी बहुत रेयर होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो डिस्कैलकुलिया, बिना किस देखे आंसर नंबर फर्स्ट। ग्राफिया वो होता है जिसमें से आप देखोगे कि डिस्ग्राफिया में लिखने को संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ग्राफ बनाना, लिखना पेन से। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित दिक्कत होती है। और डिस्प्रैक्सिया जो होती है आंख और जो लिखने का जो आई कोऑर्डिनेशन है, जो कि समन्वय नहीं बना पाता है बॉडी से इंसान, उस चीज को लेकर के है। ठीक है, तो अपने अंगों पर समन्वय नहीं बैठा पाने को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। फिलहाल के लिए अब गणितीय गणना आंसर नंबर फर्स्ट होगा। चलिए, विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लचीला पाठ्यक्रम, बैठने की निश्चित व्यवस्था नहीं हो सकती, ये गलत होता है। लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत गलत, पुस्तक केंद्रित गलत हो गया। आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ जो है ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। ठीक है, etavasstudy.com पे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए, वहां पर अपडेट मिलता रहता है रेगुलर बेसिस पर। और 300 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। 60 क्वेश्चंस और पेंडिंग है, और इतना करने के बाद सीडीपी में 30 प्लस आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। 241 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सीरीज 300 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की है। फ्री पीडीएफ जो अगर आप चाहिए, और चाहे आप पढ़ना चाहते हैं बिना पीडीएफ के भी, तो यहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, और सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं आप सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो उसकी चाबी है सेल्फ स्टडी। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? तो यहाँ पर देखेंगे प्रभावी रणनीति के बारे में। तो प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जो सबसे अलग होते हैं, वो अलग ही दिख जाते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चा है। उसको हर एक डिपार्टमेंट में अच्छी खासी कमांड होती है। ऐसा नहीं है कि क्लास में फर्स्ट आएगा। क्लास में फर्स्ट तो वो बच्चे आते हैं जो बहुत ज्यादा सिर्फ पढ़ते हैं,
बाकी अगर शारीरिक रूप से या फिर आप देखोगे सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रतिभाशाली बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और उनके लिए आसान प्रश्न देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आसान दोगे तो हर बच्चा कर लेगा, तो उसमें पता कैसे चलेगा कि कौन कहने की प्रतिभाशाली बच्चा है। चुनौतीपूर्ण अगर कार्य को अगर सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, जैसे किसी को समझाना हो, जैसे कि मान के चलो कि प्रिंसिपल साहब है, मान नहीं रहे हैं किसी चीज को लेकर के, प्रतिभाशाली बच्चे अपने तरीके से उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है क्लास में फर्स्ट आते हो तो मैनेज कर लो, प्रतिभाशाली बच्चे अलग ही लेवल के होते हैं, तो ये वाला आंसर जो सही हो जाएगा। अतिरिक्त समय देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर बच्चा जो है अगर 2 मिनट में हर कोई काम 2 मिनट में कर सकता है, अगर बच्चे को 2.5 मिनट दिया जा रहा है तो वो प्रतिभाशाली हो गया, तो फिर बाकी 2 मिनट वाले भी तो हो गए प्रतिभाशाली। अगर मान के चलो आप 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे सभी को 2-2 मिनट टाइम मिल रहा है, एक बच्चे को 2.5 मिनट मिल गया, तो ये प्रतिभाशाली हो गया। तो ये क्या है, ये भी तो है, क्योंकि इन्होंने तो 2 मिनट में कर दिया, तो ये तो गलत हो गया यार, अतिरिक्त समय नहीं। अब कम उम्मीद रखोगे तो दिक्कत वाली बात है। अगर मैं आपसे कम उम्मीद रखने लगूं तो आप प्रतिभाशाली हैं तभी तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा, अगर नहीं है तो मैं आपसे उम्मीद क्यों रखूंगा। आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं 242। तो विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो अधिगम को अगर आपको सुसाध्य करना है, ठीक है, मैनेज करना है, ठीक से ले चलना है और एक ट्रैक पर लेकर के चलना है, तो आप किस दिशा में काम करेंगे। तो संकल्पनात्मक मानचित्र बनाएंगे, खोजी विधि का अपनाएंगे, सहज अनुमान लगाना और निष्क्रिय नकल। तो किससे बचना चाहिए, यहाँ पर देखिए बचना चाहिए मतलब कि नहीं पूछा गया है, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, तो जो नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। तो संकल्पना मानचित्र, एक संकल्पना बनानी चाहिए, हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। खोजिए अधिगम, बच्चा खोज करके ही सीखे। सहज अनुमान लगाना, वैसे अनुमान लगाएं कि बच्चा कहाँ तक ग्रोथ कर सकता है, उस हिसाब से अपना एक रोड मैप तैयार करे, ठीक है। तो निष्क्रिय ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि निष्क्रिय होकर के बच्चा अगर कोई चीज सीखे या फिर हम निष्क्रिय होकर के किसी चीज को रोड मैप तैयार करें तो जाहिर सी बात है कि वो कामयाब नहीं होगा। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। चलिए, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्न में से कौन सा तत्व सहायक है। तो अर्थपूर्ण अगर अधिगम हम करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कौन सा ऐसा हथियार अपनाना चाहिए इन चारों में से कि सूचना प्रसंस्करण का निम्न में से कौन सा तत्व सहायक होगा। तो अब किसी भी अधिगम को सुसाध्य करने के लिए गैर संदर्भित चीजों को करोगे बेकार है। विस्तारण ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया ये तो गलत हो गया, रट करके याद करना ये भी गलत हो गया। विस्तारण जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अधिगम को सीखने के लिए, जैसे कहने का मतलब है कि अधिगम को अर्थपूर्ण तरीके से करना चाहते हो आप अगर, तो अधिगम को अर्थपूर्ण तरीके से अगर करना चाहते हो तो उसके लिए विस्तारण इंपॉर्टेंट है, चीजों को विस्तार में सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहने का मतलब है कि विस्तारण मतलब होता है क्या है कि फैलाना, मतलब कि अपने ज्ञान के स्तर को, अपनी सूचना को बार बार इतने तरीके से ग्रैब करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अधिगम को कर सकते हो, ठीक है। राइट आंसर है आंसर नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो शिक्षिका है विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं, बच्चा खुद एक चिंतन कर रहा है, खुद हर चीज करने की कोशिश कर रहा है, आप भी पढ़ना चाहते हो, आप खुद दिमाग लगा रहे हो तभी तो पढ़ रहे हो ना। तो किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसा आप मुझे बताइए। आप खुद से चीजों को करना चाहते हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, दिमाग खुद लगा रहे हो, सेल्फ स्टडी खुद कर रहे हो, तो आप किस तरीके के कौशल का आप देखोगे कि किस तरीके के कौशल को विकसित करने पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तो वो होता है ज्ञान का कौशल, ठीक है। घोषणात्मक नहीं है, प्रतिक्रियात्मक, शब्दार्थ नहीं, अधिसंज्ञान कॉग्निटिव की बात की जाती है यहाँ पर। अपने ज्ञान को ही तो विस्तार कर रहे हो। अगर खुद सोचोगे, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा दिमाग डेवलप होगा। बोला जाता है ना, टेंशन लेना अलग बात है और सोचना अलग बात है। इस चीज को याद रखिए। टेंशन वो होता है किसी चीज को बेवजह बार बार सोचना, वो होता है टेंशन। और सोचना कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उसको बोला जाता है सोचना, और वो सोच आपको दिमाग को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में सामूहित करके याद करने की रणनीति क्या कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे नंबर है 7 8 9 9 9 9 8 8 7 0। अब मान के चलो ये नंबर है, अब एक बार में कैसे याद होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। 7 अरब, 89 करोड़, 99 लाख, 98,870, ऐसे याद करोगे? ऐसे तो याद नहीं करोगे। कैसे याद करोगे? 789, 999, 8870, इस तरीके से। तो इसको क्या कहा जाता है? तो लंबी श्रृंखला को अगर सार्थक भागों में सामूहित करके अगर याद किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है खंडीकरण, ठीक है। समावेशन, अनुबंधन, अधिसंज्ञान नहीं बोला जाता। बच्चे आंसर नंबर 4 मार के आते हैं कि अधिसंज्ञान तो दिमाग वाली चीज है,
तो रणनीति दिमाग से ही तो ली जाती है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बार बार अधिसंज्ञानी तो नहीं देगा ना, तो सार्थक भागों में समूहित करके याद करने की प्रक्रिया को खंडीकरण कहा जाता है। आंसर नंबर सेकंड होगा, राइट आंसर होगा। चलिए, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना, परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? तो नए स्पष्टीकरण तैयार करना, कोई चीज ऐसा है जिसमें नया स्पष्टीकरण तैयार कर रहे हैं, ठीक है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों का सरल अनुप्रयोग से परे जाना, आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और पहले से आप कुछ चीजों को जानते हैं, उन चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ दूसरी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। और परिणाम का मूल्यांकन करना, निम्न में से किसके भाग हैं? जाहिर सी बात है यार, समस्या समाधान, ठीक है। आप नया स्पष्टीकरण तैयार किस लिए करना चाहते हैं? क्योंकि समस्या है, उसका समाधान करना चाहते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना, पहले मान के चलो कि आपने और मतलब ऐसे मान के चलिए कि कोई प्रश्न ऐसा है जैसे कि 10 + 10 कितना होता है, मैं सिंपल चीजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको पता है 20 होता है, ठीक है, तो जोड़ दिया जाता है। अब आपसे एक समस्या दे दी गई, टीचर ने समस्या दी कि 27 और +10 कितना होता है। तो अब आपने पता है कि 10 और 10 में जोड़ते हैं तो 10 में 11 12 10 बार काउंटिंग करते हैं तो 20 हो जाता है। तो वैसे अब 27 में आप 10 बार काउंटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो समस्या यहां पर थी जो कि आपने पहले का अनुभव आपने ले रखा है, लेकिन उस अनुभव के आधार पर आप अलग से कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे हैं, अलग से चीजों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले से जो सीखे गए अनुभव हैं वो आपको काम करते हैं, उसके लिए नया स्पष्टीकरण आप तैयार करते हैं, परिणामों का मूल्यांकन भी आप करते हैं, तो समस्या का समाधान आप करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रांति हो नहीं सकता, रटना है नहीं, समावेशन का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं, निशान है तो सिर्फ आंसर नंबर 3 का, वो लगाएंगे और आंसर में 1 नंबर लूटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 247। अच्छे प्रश्न है ये वाले। कथन है कि शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बच्चे लेकर के आते हैं, तो कोई ऐसा जैसे कि शिक्षक को किसी संप्रदाय से संबंधित, हाँ किसी चीज से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे बच्चे ना भ्रांतियां ग्रहण करते हैं, ठीक है, मतलब कि उनको कंफ्यूजन हो जाता है उस चीज के बारे में जानने पर, ठीक है। जैसे एक फिल्म देखा और फिल्म देखने के बाद उसने देखा कि वहां पर तो शाहरुख खान सिगरेट पी रहा था, फिर देखा कि पापा भी सिगरेट पी रहे हैं, तो उसने अपने सर से पूछा कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, सिगरेट में पीना हानिकारक है लेकिन मेरे पापा तो सिगरेट पीते हैं, तो आप क्या करोगे उस चीज को? कहोगे अरे छोड़ो यार ये सब फालतू की बातें मत करो, ठीक है, सब पीते हैं दुनिया में, हम भी पीते हैं, तो इसका मतलब क्या है? बुरी बात है? ऐसा नहीं, वो सब ऐसे ही दिखाते हैं सब टीवी में, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा तो कर नहीं सकते भाई, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं। भ्रांतियां गलत कैसे होती हैं भाई? भ्रांतियां गलत होती हैं, तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, अगर आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो मतलब आप उस चीज के बारे में जानना चाहते हो, सोच रहे हो, तो अच्छी बात है ना। कंफ्यूज होगे तभी तो चीजों को सीखोगे कि कंफ्यूजन कैसे दूर होगी। किसी चीज के बारे में अगर आप कंफ्यूज हो तो उसका समाधान निकलेगा और उसके बाद दोबारा से कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। जैसे कि पहली बार कहीं रास्ते पे आप जा रहे हो, इस तरीके से सड़क है, आप जाओगे कौन से, इधर वाले में जाऊं इधर वाले में जाऊं, आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर कंफ्यूज हो गए क्योंकि आप जा रहे हो। अगर आप इधर वाले रास्ते पे चले गए तो आपको पता चल जाएगा कि अब लेफ्ट वाले में नहीं जाना है, अब राइट वाले में जाना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन जो है वो बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। तो भ्रांति अच्छी चीज है। तो ये तो दोनों आंसर गलत लग रहा है, आंसर नंबर 4 होगा राइट। चलिए आंसर नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आप इमोशनल नहीं हो तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं बनता, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ज्ञान नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं बनता। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यार, स्वतंत्र नहीं है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिंपल सी बात है। केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं ऐसा नहीं है, केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करता है ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा देखो, आप चीजों को पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ऐसा होगा कि आप कभी कभी इमोशनल हो जाओगे। क्यों इमोशनल हो जाओगे? क्योंकि आपको जॉब चाहिए, और आपको जॉब चाहिए इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। साफ सीधी बात है ना। आप इमोशनल हो जॉब को लेकर के कि एक मिडिल क्लास फैमिली की इज्जत होती है भाई सरकारी नौकरी और टीचर बनना, जाहिर सी बात है आप बनना भी चाहते हो, वो आपका पैशन है, तो वो एक इमोशन जुड़ा हुआ है, और उसके लिए आप क्या ले रहे हो? ज्ञान ले रहे हो। और जब ज्ञान ले लोगे ना तो आपका इमोशन ये जुड़ जाएगा कि यार बच्चों का लाइफ खराब नहीं करना है, मैं अगर बना हूं ना तो बच्चों की लाइफ को बदलना है तो बदलना है, उनको मैं अच्छी एजुकेशन दूंगा। अब कितना दिन ये एनर्जी रहता है वो तो देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात है ये, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप बन जाएं तो दूसरों को ये भी समझाएं कि हाँ भाई हम आपके लिए ही बने हैं और उनकी जिंदगी जरूर बदलनी है। आंसर नंबर 2 था राइट आंसर। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य
मूर्त और अत्यंत अत्यधिक जटिल होता है। कोई भी चीज में अगर बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस आपसे करवाऊं तो आप बहुत प्रेरित नहीं होंगे, आपको कंफ्यूजन होने लगेगा और वाकई में इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कहोगे यार कि अब हो ही नहीं रहा मेरे से। और कंफ्यूजन का समाधान तो करना ही पड़ेगा टीचर को, लेकिन आप जब पढ़ोगे नहीं तो टीचर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा अत्यधिक जटिल प्रश्न नहीं देने हैं, ठीक है। अमूर्त होगा यहाँ पर उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो, तो ये बात सही है, वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ अगर कोई भी चीज हम बच्चों को सिखाते हैं तो सीख सकते हैं। अब बच्चों को हमने बताया कि बच्चे एरोप्लेन देखा है आपने, एरोप्लेन में कितने लड़के बैठ सकते हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, तो 250 लोग बैठ सकते हैं। तो बोलेगा अरे सर नहीं 250 नहीं बैठ सकते, हमारे घर में तो एरोप्लेन है, हम खुद नहीं बैठ पाते हैं। तो अब जो वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ चीज है ना, अब उसके बारे में, अब आप पनडुब्बी के बारे में बता दो, ठीक है। पनडुब्बी बच्चे जानते ही नहीं पनडुब्बी कैसा होता है, तब क्या उससे समझा सकते हो, नहीं समझा सकते। तो वही चीज है, जो बच्चे जानते हैं वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ चीज, उनको उससे चीजें संबंधित जो चीजें हैं उनसे उनको सिखाने की कोशिश करनी है। प्रासंगिक बातों पर ध्यान नहीं देना है, इररिलेवेंट चीजें नहीं सिखानी बच्चों को। बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण ऐसे चीजें न बताओ जो बिल्कुल सरल हो, आसान हो, कि बेटा 2 अंडे आप खाते हो, 2 मम्मी अंडे खाती हैं, 2 पापा खाते हैं, कितने अंडे घर में आएंगे, 6 अंडे। अब इस तरीके के डेली क्वेश्चंस पूछोगे तो बच्चे तो बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न नहीं पूछने हैं, बच्चों को थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है ताकि उनको मोटिवेशन आए कि हम कुछ सीख रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं। जो चीजें आती हैं उसको बार बार सिखाओगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। आंसर नंबर जो होगा सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है। बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ठीक है। सामान्य भ्रांतियां, हाँ हर एक टॉपिक के लेकर के भ्रांतियां, ये भी सही लग रहा है यार। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, विषय को सीखने से पहले पूर्व की अपेक्षाएं कि हाँ बच्चे इस विषय से क्या अपेक्षा करते हैं, हम बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे, ये भी सही लग रहा है। अच्छा इसमें वो वाले हैं क्या, हाँ ठीक है ये वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं इसको देखना, सामान्य भ्रांतियां भी देखनी है, पहले से पूर्व अपेक्षाएं ये भी देखना। विद्यार्थियों का पसंदीदा अधिगम शैली, बच्चा खेल खेल में सीखता है, कविता में, कहानी में, जोक में, जिस तरीके से भी सीखे बच्चे को सिखाना है। सारे आंसर मुझे सही लग रहे हैं, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। इसकी फ्री पीडीएफ और नोट्स जो है ना यहाँ पर मिल जाएंगे, toaststudent.com पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 300 प्लस एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे और उसके बाद आप देखना कितना ज्यादा बूस्ट आ जाएगा आपके नॉलेज में। क्योंकि कभी आप 10 क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हो, 20 क्वेश्चन वहां पढ़ रहे हो, 20 क्वेश्चन वहां पढ़ रहे हो, इससे आप उन सभी क्वेश्चंस को एक इकट्ठा ना आप नहीं कर पाओगे और इन सभी चीजों से आपको दिक्कत ये होगी कि आने वाले टाइम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।